जनरल बाजवा के इल्ज़ाम का जवाब। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कालम में लिखते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। एक नहीं, बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ हो चुके हैं। उनकी शिकायत यह है कि आप उन लोगों की गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और आप पर पाबंदियों की हिमायत की। अर्ज़ किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदी लगाना और मुकदमे कायम करना गलत था, तो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये पाबंदियाँ और मुकदमे जायज़ कैसे हो सकते हैं। दोस्त कहते हैं कि आप आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई सहाफ़ियों पर तशद्दुद और उनके अगवा के खिलाफ थी, लेकिन आज जिन साहिबान पर मुकदमात कायम हो रहे हैं वो सहाफ़ी नहीं हैं, बल्कि एक सियासी जमात के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुआशरे में तकसीम इतनी बढ़ गई है कि इख्तलाफ राय दुश्मनी पर तब्दील हो चुका है। इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू करार देते हैं। उनके सियासी मुखालफिन इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देकर उनकी जमात पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा करने वालों को जब याद दिलाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई गई, लेकिन कल की नेब आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में भुट्टो साहब के वारिसों की इत्तेहादी है, तो ताना दिया जाता है कि आप इस इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं जिसने आप पर बदतरीन सेंसरशिप लगाई। मुझे तो पता है कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों पर जो पाबंदियाँ लगाई गई उनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का कमाल देखिए कि वो बाजवा का नाम लेते हैं लेकिन फैज़ का नाम नहीं लेते, क्योंकि फैज़ का आज भी ज़ुल्मी खलीलजाद से राब्ता है। दोनों ने मिलकर दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका का नाम नेहाद अमन मुआहिदा कराया था। दूसरी तरफ PDM वालों का यूटर्न देखिए, जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियाँ लगाई, आज PDM वाले इस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज की खाते में डाल देते हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफ़ी भी उसकी मर्जी का सच बोले। अगर कोई सहाफ़ी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लिफाफा है। कोई सहाफ़ी PDM की मर्जी का सच न बोले तो वो इमरान खान का सहूलतकार है। मुझ जैसे सहाफ़ी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और PDM के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज हैं। कल एक हमदम देरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम उसकी हिमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने अरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर उन्हें सहाफ़ती अखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने मुंबई हमलों के मुलजिम अजमल कस्साब के गाँव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हो उस वक़्त के DG ISPR आसिफ गफूर साहब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कस्साब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझकर TV चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला था। अगले ही दिन एक TV चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया और आजकल उस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालिफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफत करूंगा। किसी सहाफ़ी के जनरल बाजवा या इमरान खान या शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती खमासत नहीं होनी चाहिए और साहिब इख्तियार को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी रहने दें, उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे राह रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। जनरल बाजवा को मैं उस जमाने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बेक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने ली तो लाल से काम लिया तो धमकी आमेज लहजे में कहा कि फिर मुझे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और कम अज कम 5,000
1000 افراد کو الٹا لٹکا دوں گا۔ اگلے دن میں لاہور پہنچا اور شہباز شریف سے عرض کیا کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شہباز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ میں یہ الفاظ سننے کو تڑپ رہا تھا۔ پھر انہوں نے باجوہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے سامنے بیٹھ کر خود ہی وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا۔ ایک رات باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلایا تو وہاں سلیم صافی اور ارشاد بھٹی بھی موجود تھے۔ فرمایا عمران خان کو کہیں کہ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے جنرل جیلانی کا ذکر نہ کیا کریں۔ میں نے بڑے ادب سے کہا کہ یہ میرا کام نہیں۔ باجوہ نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، جس پر ناراض ہو گئے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بن گئے تو ایک دن بلا کر کہا کہ وزیر اعظم سے کہیں اسد عمر کو وزارت خزانہ اور عثمان بوزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیں۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں۔ وہاں ایک اور صحافی دوست موجود تھا۔ اگلے دن اس نے یہ پیغام پہنچا دیا اور خان صاحب نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن آخری بات سن لیجیے۔ اپریل 2021 میں ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو باجوہ نے مجھ سمیت 2 درجن صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہا کہ ابصار عالم پر حملے کی وجہ ان کی غیر نصابی سرگرمی تھی۔ اس قسم کا الزام دیگر صحافیوں پر بھی لگ چکا تھا۔ ہم نے ایک زخمی ساتھی کے بارے میں باجوہ کی ہرزہ سرائی پر ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ وہ ابصار عالم تھے جن کے پاس میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد اپنے داماد کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سفارشیوں کے ساتھ آئے تھے۔ ابصار عالم، فواد حسن فواد اور عرفان صدیقی نے باجوہ کی سفارش کی۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوا اسے محسن کشی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال اگر کبھی باجوہ پر جھوٹا مقدمہ بنا تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ میرے اور ان میں بہت فرق ہے۔